हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़ का सेशन नंबर 3 जो आरएसएमएस एसबी जेई के लिए हम एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं। तो पावर सिस्टम की हमने दो क्वेश्चन सीरीज़, पहले क्वेश्चन सीरीज़ करी थी कंबाइंड क्वेश्चंस की, सेकंड क्वेश्चन सीरीज़ थी पावर सिस्टम से रिलेटेड, और थर्ड क्वेश्चन सीरीज़ भी है आपके एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो पावर सिस्टम क्वेश्चन से रिलेटेड है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं इसके अंदर। तो अगर आपने अभी तक दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी तरह का कोई डाउट या क्वेरी आपको पूछनी है तो आप इलेक्ट्रिक क्लासेस बाय सुमन चौधरी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पेज है इलेक्ट्रिक क्लासेस, उसके ऊपर आप मुझे मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 21 है, हमारे 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, बंडल कंडक्टर्स इन ईएचवी ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोवाइड्स। तो बंडल कंडक्टर्स हम यूज़ में लेते हैं, तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम में अगर बंडल कंडक्टर यूज़ में ले रहे हैं तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं हमको। ऑप्शंस दे रखे हैं, इंक्रीज्ड लाइन रिएक्टेंस, रिड्यूस्ड लाइन कैपेसिटेंस, रिड्यूस्ड वोल्टेज ग्रेडियंट एंड इंक्रीज्ड कोरोना लॉसेस। तो बंडल कंडक्टर जब यूज़ में लेते हैं तो हमारा रिएक्टेंस जो है वो इंक्रीज नहीं होता, तो ये नहीं होगा। कैपेसिटेंस जो है रिड्यूस नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी है रिड्यूस्ड वोल्टेज ग्रेडियंट, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बंडल कंडक्टर यूज़ में लेते हैं तो उसका एक एडवांटेज होता है कि वो वोल्टेज ग्रेडियंट को रिड्यूस कर देता है। और डी भी नहीं होगा, इंक्रीज कोरोना लॉसेस नहीं होते बंडल कंडक्टर की वजह से। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिड्यूस्ड वोल्टेज ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, प्रोटेक्शन स्कीम यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ लॉस ऑफ एक्साइटेशन ऑफ वेरी लार्ज जनरेटिंग यूनिट फीडिंग पावर इनटू ए ग्रिड एम्प्लॉयज। हमने पहले भी पढ़े हैं, सारी तरह की रिलेज हम पढ़ चुके हैं। जब हमने रिले से रिलेटेड टॉपिक्स जो पढ़े थे उससे सर्किट ब्रेकर एंड रिले से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो उसके अंदर हर एक रिले के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। उसी सब्जेक्ट जो है हमारा जो था उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो जब हमारा लॉस ऑफ एक्साइटेशन हो जाता है तो उसमें प्रोटेक्शन स्कीम कौन सी यूज़ में लेते हैं। लॉस ऑफ एक्साइटेशन कैसे होता है वो सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रिलेज के वीडियोस में। तो अगर नहीं देखे तो अभी भी देख सकते हैं आप उनको। तो जब लॉस ऑफ एक्साइटेशन आपका होता है तो अपन कौन सी रिले यूज़ में लेते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑफसेट महो रिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, A single line to ground fault occurs on a three-phase isolated neutral system with a line neutral voltage of VKV। ठीक है, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज क्या होता है हमारे पास। बोल रहा है कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अकर हो रहा है। ठीक है, ये तीन लाइनें हैं अपनी, उसके अंदर से किसी एक जो है ये ग्राउंड फॉल्ट अकर हो गया है, यहाँ पे इस तरह से फॉल्ट आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि थ्री फेज आइसोलेटेड न्यूट्रल सिस्टम है विद लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज वी के वी। लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज वी के वी है, तो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज क्या होता है आपका, वी फेज हो जाएगा। तो वी फेज जो है आपका वी के वी है। ठीक है, अभी क्या पूछ रहे हैं, द पोटेंशियल ऑन द हेल्दी फेजेज राइज टू ए वैल्यू इक्वल टू। अब एक फेज जो है वो तो आपका ग्राउंड हो चुका है क्योंकि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आया। अब आपके दो हेल्दी फेज बचे हैं, तो इनका पोटेंशियल कितना राइज हो जाएगा। तो जब अपन सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पढ़ते हैं उसके अंदर हमारे पास ये सब आता है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए, कितने टाइप के फॉल्ट्स होते हैं अपने पावर सिस्टम में और किस किस फॉल्ट में कौन कौन सा आपका सीक्वेंस करंट फ्लो होती हैं, उस सब के बारे में। तो जब सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अकर हो रहा है और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज आपका वी के वी है, तो पोटेंशियल जो होता है हेल्दी फेजेस पे वो √3 V के इक्वल राइज हो जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं VL इक्वल टू √3 VP भी कर सकते हैं आप। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, √3 V के वी। ठीक है, क्योंकि V के वी आपका ऑलरेडी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, A power system is subjected to a fault which makes the zero sequence component of current equal to 0. The nature of fault is, ये बेसिकली क्या पूछना चाह रहे हैं कि आपका कोई इस तरह का फॉल्ट है जिसके अंदर जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो होता है वो जीरो हो जाता है। मतलब जीरो सीक्वेंस नेटवर्क अपना एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क होते हैं। तो ये किस तरह का फॉल्ट है, तो ये पता है आपको, डबल लाइन फॉल्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जब अपना सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है तो तीनों सीक्वेंस करंट कंपोनेंट होते हैं अपने, और तीनों नेटवर्क जो है सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है तभी भी तीनों होते हैं, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन डबल लाइन फॉल्ट अगर अकर हो रहा है तो आपका तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क जो है नहीं होता है, क्योंकि जीरो सीक्वेंस करंट कंपोनेंट आपका इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द डिजाइन ऑफ इंसुलेशन फॉर सिस्टम्स अबो 400 kV इज बेस्ड अपॉन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 400 kV या इससे ऊपर के सब सिस्टम्स डिजाइन कर रहे होते हैं तो किस चीज़ को अपन जो है ध्यान में लेते हैं, या इंसुलेशन जो है उनका वो किस बेसिस पे करते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, स्विचिंग सर्ज, सिस्टम वोल्टेज लेवल, सिस्टम लोड लेवल। तो सिस्टम वोल्टेज लेवल एंड लोड लेवल को कभी कंसिडर नहीं करेंगे अपन इंसुलेशन के लिए, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि इसके अलावा जो अपने फॉल्ट के वोल्टेजेस या वो सब होते हैं वो इससे ज़्यादा ही होते हैं, तो उनको ज़्यादा कंसिडर करेंगे। स्विचिंग सर्जेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जब 400 kV से रिलेटेड सिस्टम होते हैं उनके लिए जब इंसुलेशन डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस को हम ध्यान में रखते हैं। काफ़ी बार हर एग्जाम में रिपीट होता है एक क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 27 आ गया, एक क्वेश्चन मिस हो गया। When bundled conductors are used in place of single conductors, the effective inductance and capacitance will respectively। अपन क्या करते हैं जब कंडक्टर हमारे होते हैं, होलो कंडक्टर है, नॉर्मल कंडक्टर है आपका, सॉलिड कंडक्टर है, बंडल कंडक्टर है, इस तरह के कंडक्टर हम यूज़ में लेते हैं। लेकिन जब अपन सिंगल कंडक्टर की जगह अगर बंडल्ड कंडक्टर यूज़ में ले रहे होते हैं तो इफेक्टिव इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होता है, तो आपका इंडक्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि बंडल कंडक्टर का एडवांटेज ही होता है, इसीलिए हम इसको यूज़ में ले रहे हैं, नहीं तो क्यों यूज़ में लेंगे। और हमें सिस्टम का इंडक्टेंस हमेशा लो करना है ताकि अपनी पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, कम एंगल के ऊपर हम ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र कर पाएँ, फॉल्ट लेवल जो है अपना इम्प्रूव हो जाए, इस तरह की चीज़ें अपन करते हैं। तो बंडल कंडक्टर को सिर्फ अपन एडवांटेजेस के लिए यूज़ में लेते हैं, तो इफेक्टिव इंडक्टेंस जो है अपना वो रिड्यूस हो जाएगा और इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस है वो अपना इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी जो है वो आपकी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिक्रीज एंड इंक्रीज। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, बंडल कंडक्टर किस लिए यूज़ में लेते हैं, क्या होता है, सब क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 28। अर्थ वायर ऑन EHV ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द लाइन अगेंस्ट। अर्थ वायर यूज़ में लेते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर यूज़ में लेते हैं, काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे लेते हैं। सर्ज डाइवर्टर्स होते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर होता है आपका LA, अर्थ वायर यूज़ में लेते हैं अपन। तो ये सब किस लिए यूज़ में लेते हैं अपन, लाइटनिंग सर्जेस के लिए यूज़ में लेते हैं। तो अर्थ वायर जो होता है वो भी अपन जब अपना सिस्टम होता है जैसे रिसीविंग सब स्टेशन है इस तरह के, उसके ऊपर अपन एक अर्थ वायर यूज़ में लेते हैं, या फिर लाइन जो होती है वहाँ पे भी अर्थ वायर यूज़ में लेते हैं। तो वो सिर्फ लाइटनिंग सर्जेस से अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइटनिंग सर्जेस। क्वेश्चन नंबर 29 है, ट्रांसमिशन लाइंस आर ट्रांसपोज्ड टू। ट्रांसमिशन लाइन अगर आपको पता है, पढ़ी है आपने, तो आपको पता होना चाहिए कि अपन ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं उसको L/3 लेंथ के ऊपर, हर एक L/3 ईच L/3 लेंथ के ऊपर ट्रांसपोज कर देते हैं। जैसे इस तरह की अपनी है तो इस तरह से अपन कर देते हैं उसको, ऐसे कुछ चलती हैं, फिर L/3 लेंथ आती है तो फिर वापस इस तरह कर देते हैं अपन। तो इस तरह से अपनी ट्रांसमिशन लाइन जो है उसको ट्रांसपोज करते रहते हैं अपन L/3 डिस्टेंस पे, जैसे 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है तो वो क्यों करते हैं अपन। ऑप्शन दे रखे, रिड्यूस्ड कोरोना लॉस, टू रिड्यूस स्किन इफेक्ट, प्रिवेंट इंटरफेरेंस विद नेबरिंग टेलीफोन लाइंस, प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट बिटवीन एनी टू लाइंस। तो अपन जो ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपन ट्रांसपोज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन को, वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उनके पैरेलल में टेलीफोन लाइंस भी होती हैं, कम्युनिकेशन लाइंस भी होती हैं, और इसकी वजह से कम्युनिकेशन लाइंस में इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल डायरेक्शन के अंदर कौन कौन से अपने होते हैं, तो मैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रिक इंडक्शन इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। तो अपन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रांसमिशन लाइंस आर ट्रांसपोज्ड टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस विद नेबरिंग टेलीफोन लाइंस या फिर कम्युनिकेशन लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 30। इम्पल्स रेशियोज ऑफ इंसुलेटर्स एंड लाइटनिंग अरेस्टर्स शुड बी। इम्पल्स रेशियोज पूछ रहे हैं कि इंसुलेटर या लाइटनिंग अरेस्टर का क्या क्या होना चाहिए। तो इम्पल्स रेशियो क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए।
तो ये आपका होता है रेशियो होता है किसका, पीक वोल्टेज इम्पल्स पीक वोल्टेज का, ठीक है। इम्पल्स को आई से लिख लेते हैं, इम्पल्स पीक वोल्टेज अपॉन पीक वोल्टेज, ठीक है। इम्पल्स पीक वोल्टेज क्या होता है अपना, जब कोई भी इम्पल्स होता है, इम्पल्स मतलब हाई वोल्टेज टाइप की वेव होती है, तो इम्पल्स वेव के टाइम पे पीक वोल्टेज कितना है अपॉन अपना पावर फ्रीक्वेंसी पे पीक वोल्टेज कितना है, उसका जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं इम्पल्स रेशियो। तो इम्पल्स रेशियो जो है इंसुलेटर का हाई होता है जनरली। क्यों क्यों होता है, क्योंकि इंसुलेटर्स जो होते हैं उसके अंदर अपना जब इसको इम्पल्स रेशियो जो है यूज में लेते हैं अपन, इसको पंक्चर को चेक करने के लिए, इंसुलेटर्स के पंक्चर हो जाते हैं उसको चेक करने के लिए इम्पल्स रेशियो यूज में लेते हैं अपन, ठीक है। इम्पल्स वेव उसके अंदर अपन करते हैं, तो इसकी वजह से अपने पास पंक्चर की पोजीशन आ जाती है, किस तरह की सिचुएशन है, इस वजह से इम्पल्स पीक वोल्टेज वेरी हाई हो जाता है। तो इम्पल्स रेशियो अपना इंसुलेटर्स के लिए हाई होता है। और अगर बात करें लाइटनिंग अरेस्टर्स की, तो आप मुझे बताइए कि लाइटनिंग अरेस्टर्स का इम्पल्स रेशियो कितना होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे या फिर आंसर नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इसका आंसर कि लाइटनिंग अरेस्टर का इम्पल्स रेशियो कितना होगा, या फिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो अपने 30 क्वेश्चन हो गए हैं आज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पहले जो भी हमने एमसीक्यू सीरीज करी है उसके अलावा है सारे क्वेश्चंस, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहें चैनल के साथ। आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपनी कंटिन्यू रखें प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।